Hello students, we were discussing the chapter of financial management. Our today's topic is financial planning. What do you mean by financial planning? तो देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, हमने प्लानिंग पढ़ लिया। प्लानिंग से हमारा मतलब क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, बाय होम इट इज़ टू बी डन। मतलब क्या, प्लानिंग में हम क्या करते हैं? हम ये सब कुछ डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसको कौन करेगा, किस टाइम पे करना है, वो सब डिसीजंस हम उसमें लेते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी इसी टाइप का ये कंसेप्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड हम प्लानिंग करते हैं। हमें कितने फाइनेंस के रिक्वायरमेंट है, कब कब हमें फाइनेंस के रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ से हमें वो फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है, उस फाइनेंस का हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है, किस वे में यूज़ करना है, वो सभी डिसीजंस, उन सबसे रिलेटेड आंसर्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग परटेन्स टू द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस एंड इंक्लूड्स द डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो देखो क्या होता है फर्म के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव से हमारा मतलब होता है कि हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स कितनी है हमारी, और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स कितनी है। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट से हमारा मतलब होता है कि हमें शॉर्ट पीरियड, मतलब जनरली 5-6 मंथ्स, 1 ईयर, इतने टाइम पीरियड के लिए हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। और लॉन्ग टाइम पीरियड से हमारा मतलब होता है फ्यूचर के लिए, मतलब 7-8 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक, 15 ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक, टू n ईयर्स तक हमें कितनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज़। फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में हम डिसीजन लेते हैं कि हमें जितना फाइनेंस चाहिए वो हम किन किन सोर्सेज से लेंगे। ठीक है, ऐसे कौन से सोर्सेज होंगे जिनका हम क्या करेंगे? फाइनेंस के लिए यूज़ करेंगे। मतलब ये पॉलिसीज़ में हम ये डिसाइड करते हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड हमारी जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड हम पॉलिसीज़, मतलब गाइडलाइंस बना के रखते हैं कि हमें क्या करना है और किस बेसिस पे करना है। जैसे हमारी क्रेडिट पॉलिसी, क्या कि हमें क्रेडिट किसको देना है, मतलब उधार पे हम किसको माल बेचेंगे। हमारी बिल्स रिसीवेबल मैनेजमेंट वगैरह, कि हमें जो, अगर हमने किसी को उधार पे माल दिया है तो कितने दिन के लिए हम उसको उधार पे देंगे, कितना % हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे अगर वो कैश पेमेंट वगैरह करता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी, कि कितने दिनों की कैपिटल, वर्किंग कैपिटल हम पहले से मैनेज करके रखेंगे। मतलब जैसे हमें स्टॉक वगैरह जो चाहिए होता है तो वो हम कितने दिनों का एडवांस में मंगवा के रखेंगे। ये सब कुछ किस में आती है? हमारी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में आती है। डिविडेंड पॉलिसी में हम कितना डिविडेंड पे करेंगे और कितना रिटेन करके रखेंगे, तो ये सब हमारी किस में आती है? फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में आता है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इसमें आता है वो क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है? ये पॉलिसीज से ज़्यादा वाइड लेवल पे होते हैं। पॉलिसीज तो सिर्फ जनरल गाइडलाइंस है जो हमें हेल्प करती है कि हमें क्या करना है। प्रोसीजर हमें सीक्वेंस बताते हैं स्टेप्स की, कि अगर आपको ये स्टेप लेना है तो इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हमारी वो थी डेटर्स से रिलेटेड पॉलिसी थी, क्रेडिट पॉलिसी, तो वहाँ पे तो हमारी पॉलिसी क्या कहती थी कि सिर्फ हम क्रेडिट वर्ती जो डेटर्स होंगे सिर्फ उन्हीं को क्या देंगे? क्रेडिट पे सेल करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है वो ये बताएगा कि जिसको हमने क्रेडिट सेल्स की है, अगर वो हमारी पेमेंट नहीं कर रहा तो उससे पेमेंट किस वे में कलेक्ट करनी है। मतलब पहले हम उसे टेलीफोन कॉल्स करेंगे, फिर हम उसको लेटर वगैरह कोई सेंड करेंगे, फिर हम उससे पर्सनल मीटिंग वगैरह रखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर केस वगैरह करेंगे। तो वो स्टेप्स वगैरह हमें यहाँ पे बताते हैं। उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो पहला ही ऑब्जेक्टिव क्या है कि टाइमली अवेलेबिलिटी, कि फाइनेंस जब जब भी हमें चाहिए वो टाइमली वहाँ पे क्या हो? अवेलेबल हो। क्योंकि एक चीज़ होती है ना कि जो बंदा हमारा टाइम पे ही काम नहीं आया, जो इंसान, तो वो किस बात का? तो वही चीज़ यहाँ पे कि जो पैसा टाइम पे ही काम नहीं आया तो वो पैसा किस बात के लिए, मतलब किस यूज़ के लिए रखा हुआ है। तो फाइनेंस के जब जब हमें रिक्वायरमेंट हो हम पहले से एंटिसिपेट करें कि हमें फाइनेंस कब कितना चाहिए होगा, और उसकी फिर हम क्या करें? मैनेजमेंट करें कि इतना फाइनेंस हमारे पास इस टाइम पे अवेलेबल हो सके। उसके बाद है प्रॉपर बैलेंस भी होना चाहिए। प्रॉपर बैलेंस का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, कुछ हमारे रिसोर्सेज होते हैं,
मतलब जहाँ से सोर्सेज होते हैं, जहाँ से हमारे पास फाइनेंस आता है, और कुछ क्या होते हैं हमारे यूजेस होते हैं जहाँ पे हमें फाइनेंस यूज़ करना पड़ता है। तो उसके बाद जो हमारे पास फाइनेंस बचता है मतलब उसका बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा रखा हुआ है तो वो भी वेस्टेज है, क्योंकि वो आइडियल कैश की तरह पड़ा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट का आपको लॉस हो रहा है, अदरवाइज आप वो इंटरेस्ट अर्न करते। और अगर कम पड़ा है जितनी ज़रूरत है तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कम हो रही है, कि आपकी रेपुटेशन, क्योंकि आप टाइमली पेमेंट्स अपने ड्यूज़ की वहाँ पर नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इंपॉर्टेंस में क्या कह रहा है कि इवेंचुअलिटीज, संभावनाएं, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो उससे आपको फेस करने में हेल्पफुल करता है। क्योंकि अगर आप प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग किससे रिलेटेड करते हैं, फ्यूचर से। और अगर फ्यूचर की नीड्स वगैरह आपको पहले से ही एंटिसिपेटेड है, जैसे मान लो कि मुझे ये पता है कि इस मंथ के एंड में मेरे घर पे क्या है, शादी का फंक्शन है, तो उसमें मुझे इतना इतना कैश यूटिलाइज हो जाएगा, तो मैं पहले से ही सेविंग स्टार्ट कर दूंगी, तो उस टाइम पे मुझे किसी से कैश वगैरह कुछ भी बोरो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या कहते हैं, हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। तो उसमें भी हमारी हेल्पफुल करता है कि अचानक से, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हम फाइनेंस को लेके पहले से ही सावधान है कि फाइनेंस की कभी भी किसी भी टाइम इतने तक की तो ज़रूरत आ ही सकती है, तो हम उतना क्या करते हैं अपने पास पहले से ही अवेलेबल करके रखते हैं, तो वो बिजनेस शॉक्स वगैरह जो होते हैं उस टाइम पर हमें इतना इफेक्ट नहीं होता। कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन क्या कि हमारी जितनी भी सेल्स परचेज एक्टिविटीज़ है सब में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो जितनी हमारे पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं। मतलब कि किस टाइम पे हम ये परचेज करेंगे और किस टाइम पे हम सेल्स वगैरह करेंगे, किस टाइम पे हमारे पास कैश होगा, किस टाइम पे हम परचेजेस की पेमेंट्स करेंगे, तो वो सब हम क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। अवॉइडिंग, हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस की वेस्टेज को अवॉइड करने में हेल्प करती है, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल अच्छी प्लानिंग करेंगे तो हमें पता होगा कि हमें किस टाइम कितना कैश चाहिए, तो हम मतलब बेकार कैश अपने पास लेके नहीं बैठेंगे, तो हमारे पास जो वेस्टेज होती है फाइनेंस की वो काफ़ी कम हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है, हेल्प्स टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रेजेंट को लिंक करते हैं किसके साथ, फ्यूचर के साथ, तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को कम करता है और हमारी मतलब फ्यूचर के ऊपर एक कमांड बनाता है। हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो देखो क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन किससे रिलेटेड है, जो हमने फंड्स वगैरह कलेक्ट किए उसको हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, और फाइनेंसिंग डिसीजन हमारा रिलेटेड है किसके लिए, कि हमने जो फंड्स वगैरह है वो कहाँ से कलेक्ट करने हैं, तो इनके बीच में लिंक एस्टैब्लिश करता है। कि फाइनेंस में हम यही स्टडी करते हैं ना कि हमें कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, हम वो कहाँ से कलेक्ट करेंगे, उसका हम कहाँ पे यूटिलाइजेशन करेंगे। उसके बाद फिर हमें क्या कर रहा है, फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि देखो हम क्या करते हैं, पहले स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट करते हैं कि हमारी ये कॉस्ट वगैरह इतनी नहीं आएगी, फाइनेंस में हमें इतना फाइनेंस वगैरह चाहिए होगा, इतना हमें सेल्स से मिल जाएगा, और उसके बाद हम उसको एक्चुअल के साथ मेजर करके, और अगर उसके बीच में कोई डिफरेंसेस है तो उन डिफरेंसेस का एनालिसिस करते हैं और उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो इस टाइप से ही हमारे फाइनेंशियल कंट्रोल में क्या करता है, हेल्प करता है। Okay students, this was all about financial planning. In next class we will discuss our next chapter, which is capital structure concept and determinants. Thank you students.